नमस्ते और द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम सेंको गोल्ड की जो हालिया अर्निंग्स कॉल हुई है उस पर थोड़ी नज़र डालेंगे, खासकर जो वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। अब देखिए, कंपनी ने आंकड़ों के लिहाज से तो मतलब कमाल का प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू 30% ऊपर है, मुनाफा 100% से ज़्यादा उछला है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये खड़ा होता है, क्या सेंको गोल्ड की जो मौजूदा रणनीति है, जिसमें हीरे की बढ़ती बिक्री है, हल्के वजन के गहनों पर जोर है और चुनिंदा शहरों में स्टोर खोलना शामिल है, क्या ये लंबे समय में टिकाऊ तरक्की और मुनाफा दे पाएंगी? वो भी तब जब सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है। हमारी आज की बातचीत इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी और ये पूरी तरह से कंपनी की अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। मैं ये पक्ष रखूंगी कि कंपनी की बुनियाद मजबूत है और वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। और मैं दलील दूंगा कि पहली तिमाही की ये जो चमक है शायद स्थायी ना हो। मैं उनके प्रदर्शन की कंसिस्टेंसी, जो रूढ़िवादी सा लगने वाला गाइडेंस है और सामने खड़ी जो स्ट्रैटेजिक चुनौतियां हैं, उन पर कुछ गंभीर सवाल उठाऊंगा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंको गोल्ड ने Q1 में जो नतीजे पेश किए हैं, उन्हें आप किसी भी पैमाने पर देखिए, वो शानदार हैं। रेवेन्यू में 30% की बढ़ोतरी हुई है। टैक्स के बाद मुनाफा यानी PAT 100 करोड़ के पार चला गया है। ये पिछले साल इसी तिमाही से 104% ज्यादा है। और जो बात मुझे सबसे अहम लगती है, वो है समान स्टोर बिक्री में, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या SSSG, उसमें 19% की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि मौजूदा स्टोर भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? देखिए, इसके पीछे कई सोची समझी रणनीतियां काम कर रही हैं। पहली बात, डायमंड ज्वेलरी की मांग जबरदस्त बढ़ी है। वॉल्यूम में 35% और वैल्यू में तो 50% से ज्यादा का उछाल आया है। नतीजा ये हुआ कि कुल बिक्री में हीरे जड़े गहनों का हिस्सा यानी स्टडेड रेशियो पिछले साल के 9-9.5% से बढ़कर इस तिमाही 11% के पार पहुंच गया। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये ऊंचे मार्जिन कमाने का एक स्मार्ट तरीका भी है ना? दूसरी अहम बात, मैनेजमेंट ने वक्त रहते मेकिंग चार्जेस में थोड़ी बढ़ोतरी की, खासकर जब गोल्ड मेटल लोन GML जिसे कहते हैं, उस पर ब्याज दरें बढ़ने का डर था। भले ही बाद में दरें उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन इस कदम ने मार्जिन को बचाने में मदद की। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट बाजार को लेकर कितना सजग है। तीसरा, कंपनी अपनी कार्यकुशलता मतलब एफिशिएंसी पर बहुत ध्यान दे रही है। स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, कौन से डिज़ाइन ज़्यादा बिक रहे हैं, किस वजन के गहने पसंद किए जा रहे हैं, इन सब पर उनकी पैनी नज़र है। Q1 में 11,000 से ज़्यादा नए डिज़ाइन पेश करना कोई छोटी बात नहीं है। वो समझ रहे हैं कि सोने की बढ़ती कीमतों के दौर में हल्के वजन ज़्यादातर गहने उनके 8 ग्राम से कम के हैं और कम कैरेट जैसे 18 के, 14 के और यहाँ तक कि 9 के, इन पर फोकस करना ज़रूरी है ताकि गहने लोगों की पहुंच में रहें। अच्छा। चौथी बात, पुराने सोने को बदलकर नए गहने लेने का चलन बढ़ा है। अब कुल लेनदेन का करीब 40% इसी तरह हो रहा है, जो शायद 2-3 साल पहले 25% के आसपास ही था। ये दिखाता है कि कंपनी ग्राहकों को वापस खींच रही है और उनकी खरीदारी को आसान बना रही है। और आखिर में विस्तार की योजना भी पटरी पर है। Q1 में 10 नए स्टोर खोले हैं, पूरे साल में 20 का लक्ष्य है और मैनेजमेंट को लगता है कि शायद वो 21-22 स्टोर तक भी पहुंच जाएं। हाँ, ये सच है कि Q1 बहुत मजबूत था, लेकिन मैनेजमेंट का पूरे साल के लिए 18-20% रेवेन्यू ग्रोथ और करीब 7% EBITDA मार्जिन का अनुमान देना मेरे हिसाब से अति आशावादी न होकर एक जिम्मेदार नजरिया है। बाजार में अनिश्चितता है, सोने की कीमतें कहाँ जाएंगी कहना मुश्किल है, तो एक सदा हुआ लक्ष्य रखना समझदारी है। ये दिखाता है कि कंपनी बदलते ग्राहक व्यवहार को समझ रही है और उसके हिसाब से ढल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि Q1 के आंकड़े पहली नजर में तो बेहद आकर्षक लगते हैं। 30% रेवेन्यू ग्रोथ, 100 करोड़ का पैट और हाँ, वो 10.1% का EBITDA मार्जिन, ये वाकई ध्यान खींचता है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल इसी 10.1% मार्जिन की मजबूती को लेकर है। क्या ये वाकई टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? देखिए, मैनेजमेंट ने खुद कॉल में माना है कि इस ऊंचे मार्जिन के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद हमेशा ना रहें। पहला, उन्होंने अपनी हेजिंग पोजीशन कम की।
पिछले साल वो करीब 75-80% हेज करते थे। इस तिमाही घटाकर 55 से 60% कर दिया। मकसद था लिक्विडिटी, मतलब नकदी बचाना। लेकिन क्योंकि इसी दौरान सोने के दाम बढ़ गए, तो कम हेजिंग से उन्हें सीधा 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स यानी मार्जिन में करीब 1-1.25% का फायदा हो गया। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि यह अस्थायी है। अगर सोने के दाम स्थिर होते हैं या गिरते हैं और उन्हें वापस ज्यादा हेजिंग करनी पड़ती है, तो ये फायदा तो गया। ये बात तो है। दूसरा फैक्टर, मेकिंग चार्जेस में बढ़ोतरी। ये तब की गई जब लग रहा था कि गोल्ड मेटल लोन यानी जीएमएल का ब्याज बढ़ेगा। वो तो नहीं बढ़ा, पर बढ़े हुए चार्ज रह गए। अब सवाल यह है कि जब बाजार में इतना कंपटीशन है, तो क्या ये ऊंचे मेकिंग चार्ज लंबे समय तक बनाए रखे जा सकते हैं? और यहीं से मेरा दूसरा अहम मुद्दा जुड़ता है, कंपनी का गाइडेंस। जब Q1 में रेवेन्यू 30% से ज्यादा बढ़ा और ईबिडा मार्जिन 10% के पार चला गया, तो पूरे साल के लिए सिर्फ 18-20% रेवेन्यू ग्रोथ और 6.87% ईबिडा मार्जिन का लक्ष्य क्यों? ये कुछ ज्यादा ही सतर्क या कहे रूढ़िवादी नहीं लगता? क्या मैनेजमेंट पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां देख रहा है जिनके बारे में वो खुलकर बात नहीं कर रहा? जैसे सोने की बहुत ज्यादा कीमतें कहीं डिमांड कम न कर दें, या फिर डायमंड पर बढ़ती निर्भरता जो अब 11% से ज्यादा है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए अगर ट्रेंड बदला तो? इसके अलावा कुछ और रिस्क भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। स्टोर खोलने की रफ्तार। जहां बड़े खिलाड़ी साल में 70-80 स्टोर खोल रहे हैं, सेनको का लक्ष्य सिर्फ 20 स्टोर का है। क्या इतने से वो अपना मार्केट शेयर बचा पाएगा या बढ़ा पाएगा, खासकर जब उनका फोकस ज्यादातर पूर्वी और उत्तरी भारत पर है? फिर फ्रेंचाइजी मॉडल कितना कारगर है, ये भी एक सवाल है। सही पार्टनर ढूंढना जिनके पास पैसा भी हो और समझ भी, एक चुनौती है, ये मैनेजमेंट ने खुद माना है। और हेजिंग रणनीति पर लिक्विडिटी का दबाव, ये भी कॉल में स्वीकार किया गया। कहीं ये किसी अंदरूनी वित्तीय कमजोरी का संकेत तो नहीं? और आखिर में लैब में बने हीरे, एलजीडी जिसे कहते हैं, जैसे नए मौकों को भुनाने में कंपनी थोड़ी धीमी लग रही है। मैनेजमेंट को उम्मीद नहीं है कि इस साल एलजीडी से 50 करोड़ का रेवेन्यू भी आएगा। तो क्या सेंतो अखिल भारतीय स्तर पर फैलने और नए अवसरों का फायदा उठाने में पीछे रह रहा है? इसलिए हाँ, Q1 अच्छा था, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितताओं और रणनीतिक सवालों से भरा दिख रहा है। मैं आपकी चिंताएं समझ सकती हूँ। खासकर मार्जिन की स्थिरता को लेकर जो सवाल आपने उठाए वो वाजिब हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। Q1 का 10.1% ईबीडीटा मार्जिन सिर्फ अस्थायी हवाबाजी नहीं है। हाँ, हेजिंग से फायदा हुआ, करीब 1.2%, और मैनेजमेंट ने इसे माना भी है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये मार्जिन बेहतर मैनेजमेंट, बदले हुए प्रोडक्ट मिक्स, खासकर डायमंड की बिक्री में 50% से ज्यादा की वैल्यू ग्रोथ और लागत पर नियंत्रण का भी नतीजा है। डायमंड का स्टैंडर्ड रेशियो 11% पार करना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये ग्राहकों की बदलती पसंद को दिखाता है, और ये मार्जिन के लिए अच्छा है। जहां तक मेकिंग चार्ज की बात है, ये सिर्फ जीएमएल दरों की आशंका का नतीजा नहीं था। कंपनी लगातार अपने डिजाइन, ब्रांडिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे Q1 में 11,000 से ज्यादा नए डिजाइन लाना, बिकने वाले वजन का विश्लेषण करना, इन सब पर काम कर रही है। कॉल में उन्होंने कहा कि वो अपनी ब्रांड पोजीशनिंग की वजह से बेहतर दाम ले पा रहे हैं। 1% हर तिमाही ना दोहराया जाए, लेकिन 7% या उससे थोड़ा बेहतर, जैसे 7.2-7.5% का इशारा मैनेजमेंट ने दिया, उस लक्ष्य को रखना महत्वाकांक्षी होते हुए भी पहुंच से बाहर नहीं लगता, खासकर अगर वो डायमंड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस बनाए रखते हैं। आपकी बात सही है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स अहम है, लेकिन मैं फिर भी उस 1.2% के हेजिंग लाभ और मेकिंग चार्ज बढ़ोतरी के असर को अनदेखा नहीं कर पा रहा हूं, जिन्हें मैनेजमेंट ने खुद अस्थायी कहा है। अगर सोने के दाम स्थिर होते हैं या गिरते हैं, तो ज्यादा हेजिंग करनी पड़ेगी और वो अतिरिक्त मार्जिन चला जाएगा। और कंपटीशन बढ़ने पर मेकिंग चार्ज बनाए रखना ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए 7% से ऊपर के स्थायी मार्जिन को लेकर मैं अभी भी थोड़ा सतर्क हूं। और ये मुझे वापस गाइडेंस बना प्रदर्शन के मुद्दे पर ले आता है। Q1 में 30% ग्रोथ के बाद पूरे साल के लिए 18-20% का लक्ष्य ये इतना कंजर्वेटिव क्यों है?
आपने Q2 के हाई बेस इफेक्ट का जिक्र किया पिछले साल ड्यूटी कटौती की वजह से, जिससे Q2 FY26 में 16-18% ग्रोथ की उम्मीद है। ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह पूरे साल के गाइडेंस को सही ठहराती है? ये निवेशकों में एक सवाल तो छोड़ता है कि क्या मैनेजमेंट कुछ ऐसी अंदरूनी दिक्कतें देख रहा है, जैसे डिमांड में नरमी या कंपटीशन का दबाव, जिन्हें वो खुलकर नहीं कह रहा? देखिए, मैं इसे कंजर्वेटिव के बजाय जिम्मेदार प्लानिंग कहूंगी। मैनेजमेंट साफ कह रहा है कि वो Q3 यानी त्योहारी सीजन के प्रदर्शन को देखने के बाद गाइडेंस पर दोबारा विचार कर सकते हैं। ये दिखाता है कि वो हवा में किले नहीं बना रहे, बल्कि जमीनी हकीकत के आधार पर चल रहे हैं। Q2 का हाई बेस एक वास्तविक चुनौती है, इसलिए पूरे साल के लिए थोड़ा संभल कर अनुमान लगाना समझदारी है। अब आते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर। हल्के वजन और कम कैरेट, मतलब 9K, 14K, 18K, इन पर फोकस करना, खासकर जब सोना इतना महंगा हो, एक बहुत ही स्मार्ट चाल है। ये न सिर्फ गहनों को युवा पीढ़ी और कम बजट वाले ग्राहकों के लिए सुलभ बनाता है, बल्कि कंपनी की डिजाइन क्षमता को भी दिखाता है। जैसा मैनेजमेंट ने बताया, उनके 60-70% प्रोडक्ट वैसे भी 8 ग्राम से कम के होते हैं और औसत बिक्री मूल्य यानी ASP बढ़कर 52,000 रुपये हो गया है। इससे पता चलता है कि हल्का वजन जरूरी नहीं कि कम कीमत वाला हो। डायमंड ज्वेलरी में बढ़ोतरी भी ग्राहकों की बदलती पसंद और अफोर्डेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। हल्के वजन और कम कैरेट से अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इससे औसत टिकट साइज ATV जिसे कहते हैं और कुल रेवेन्यू ग्रोथ पर लगाम लग सकती है, भले ही ग्राहकों की संख्या बढ़ जाए? हाँ, ATV बढ़कर 79,400 रुपीस हुआ है, जो अच्छा है, लेकिन क्या ये रफ्तार बनी रहेगी अगर झुकाव लगातार हल्के वजन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ता रहा? और डायमंड पर बढ़ती निर्भरता, ये जो स्टडेड रेशियो 11% के पार गया है, ये दो-धारी तलवार साबित हो सकती है। अभी हीरे की कीमतें ठीक ठाक रहीं और मैनेजमेंट का मानना है कि कुछ खदानें बंद होने से कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे मार्जिन को मदद मिलेगी। लेकिन सोचिए, अगर ट्रेंड वापस सोने की तरफ मुड़ा या हीरे बहुत ज्यादा महंगे हो गए, तो बिक्री पर असर पड़ सकता है। सिर्फ एक कैटेगरी पर इतनी ज्यादा निर्भरता में एक जोखिम तो है। ये एक जायज़ मुद्दा है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी फैला हुआ है। वो ब्राइडल ज्वेलरी पर भी फोकस कर रहे हैं, जहां टिकट साइज बड़ा होता है। साथ ही सिल्वर और फैशन ज्वेलरी में भी 50-60% की ग्रोथ दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हल्के सोने या डायमंड पर ही टिके हैं। अब बात करते हैं स्टोर विस्तार और फ्रेंचाइजी मॉडल की। पूर्वी और उत्तरी भारत में स्टोर खोलना और फ्रेंचाइजी पर ज़्यादा जोर देना, मतलब 10 का लक्ष्य बढ़ाकर 11-12 करने की बात हो रही है, ये कैपिटल यानी पूंजी बचाने वाली विकास रणनीति है। उनके पास फ्रेंचाइजी संभालने का 20 साल का अनुभव है, जो उन्हें एक मजबूत आधार देता है। वो धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ रहे हैं और उन बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं जहां उनकी पकड़ मजबूत है। पूंजी बचाना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये रफ्तार काफी तेज है? जैसा मैंने पहले कहा, कॉम्पिटिटर्स साल में 70-80 स्टोर खोल रहे हैं। सेंको का 20 स्टोर का लक्ष्य, भले ही वो 22 खोल लें, क्या मार्केट शेयर बनाए रखने या बढ़ाने के लिए काफी है? खासकर जब वो सिर्फ 2 क्षेत्रों पूर्व और उत्तर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये जो फ्रेंचाइजी बिक्री में प्राइमरी सेल्स, मतलब कंपनी से फ्रेंचाइजी को बिक्री 34% बढ़ी, जबकि सेकेंडरी सेल्स यानी फ्रेंचाइजी से ग्राहक को बिक्री 24% ही बढ़ी। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ नए स्टोर भरने की कवायद है या असली ग्राहक डिमांड थोड़ी धीमी है? मैनेजमेंट ने खुद माना है कि सही पैसे वाले और सही समझ वाले फ्रेंचाइजी पार्टनर ढूंढना मुश्किल है। क्या यही चीज उनके विस्तार की रफ्तार को रोक रही है? प्राइमरी सेल्स का ज्यादा होना नए स्टोर खुलने का स्वाभाविक नतीजा है, ये मैनेजमेंट ने कॉल में स्पष्ट किया है। इसे सीधे तौर पर डिमांड में कमजोरी का संकेत मानना ठीक नहीं होगा। हाँ, सही पार्टनर ढूंढने में वक्त लगता है, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो विस्तार हो रहा है वो टिकाऊ हो। जल्दबाजी में विस्तार करना हमेशा बेहतर नहीं होता अगर क्वालिटी से समझौता करना पड़े। उनका 20 साल का अनुभव उन्हें सही पार्टनर चुनने में मदद करता है। वो उन मौकों पर ध्यान दे रहे हैं जहां से पूंजी पर अच्छा रिटर्न मिले। आखिर में हेजिंग और लिक्विडिटी का मुद्दा। देखिए, मैनेजमेंट की हेजिंग पॉलिसी फिक्स नहीं है, वो बदलती रहती है। ये जोखिम मैनेजमेंट और नकदी बनाए रखने के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। कम से कम 50% हेज करते हैं और आमतौर पर 50-80% के बीच रहते हैं। Q1 में इसे 55-60% पर रखना एक सोचा समझा फैसला था, ताकि बिजनेस पर फोकस रहे और मार्जिन मनी में ज्यादा कैश न फंसे। जैसा मैनेजमेंट ने कहा, उनका मकसद सट्टेबाजी से मुनाफा कमाना नहीं बल्कि बिजनेस चलाना है।
मैं समझता हूं कि पॉलिसी डायनामिक है, लेकिन एक निवेशक के मन में यह सवाल तो उठेगा ही कि क्या लिक्विडिटी की कमी की वजह से हेजिंग कम करना जोखिम मैनेजमेंट से समझौता करना है? क्या ये सिर्फ बिजनेस पर फोकस है या ये किसी अंदरूनी वित्तीय दबाव का संकेत है जिसे कम हेजिंग के जरिए मैनेज किया जा रहा है? Q1 में कम हेजिंग ने फायदा दिया, ठीक है, लेकिन भविष्य में ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है। मैनेजमेंट ने खुद कहा कि अगर अस्थिरता बढ़ती है तो वो फौरन 80% हेजिंग